नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम जोशी आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम एक्सप्रेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुल आवेशों के बीच बल। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, जो आवेश होते हैं, आवेश अपने ऊपर जो उनके ऊपर जो चार्ज होता है, आवेश होता है, उसी के कारण दोस्तों एक दूसरे पर बल लगाते हैं ना। वो बल दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जब दो आवेश स्थिर होते हैं, ठीक। और दोस्तों हाँ, हम आपको बता दें, जो ये आवेशों को हमने ज्ञात करते हैं, हमने आपको पहले भी बताया है, ये दोस्तों आवेश स्थिर होने चाहिए। यदि दोस्तों आवेश स्थिर नहीं रहेंगे, अति गतिमान हो जाएंगे, तो दोस्तों उनके लिए ये सब नियम और कानून उनके लिए अलग होता है दोस्तों। उसको हम पढ़ेंगे गतिज वैद्युतिकी, ठीक। ये जो है दोस्तों, ये हमारा स्थिर वैद्युतिकी है, क्योंकि इसमें जो आवेश होते हैं दोस्तों, ये स्थिर होते हैं, ठीक। आप लोगों को ध्यान रखना होगा दोस्तों, इसमें हमेशा आवेश स्थिर होने चाहिए, ठीक। गतिमान आवेशों के लिए दोस्तों आप लोग आगे पढ़ेंगे, उसको आगे वाले कक्षाओं में, आगे वाले मतलब आने वाले जो अध्याय हैं उनमें पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। जैसे कि दोस्तों आपको हमने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था, जो कूलाम का नियम था दोस्तों, उसमें हम आप जानते हैं केवल दो आवेशों के बीच ही बल को निर्मित किया जा सकता है। वो भी दोस्तों तब निर्मित किया जाता है जब दोनों बिंदु आवेश हों, ठीक। इस प्रकार से दोस्तों जो कूलाम का नियम है वो केवल दो आवेशों के लिए था। लेकिन दोस्तों यदि हमें मान लीजिए बहुत से आवेशों के बीच, बहुत से आवेश, कोई जैसे मान लीजिए दोस्तों, मान लीजिए कोई एक आवेश क्यू है, ठीक। इस पर दोस्तों कई आवेश हैं, यहाँ पर Q1 है, Q2 है, Q3 है। इसी प्रकार से दोस्तों कई सारे आवेश हैं। इन सभी आवेशों के बीच स्थित इस आवेश पर यदि हमें गणना करना हो कि इस पर कितना आवेश है दोस्तों, तब कैसे इसको हम ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों यदि आप बहुल आवेशों के बीच बल को पढ़ लेंगे दोस्तों, इसीलिए दोस्तों ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए दोस्तों आप सभी इसको ध्यान से देखिए। दोस्तों इस टॉपिक को समझने के लिए आपको एक नियम पढ़ना होगा, जिसको हम लोग कहते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। ये एक प्रकार का सिद्धांत है, आप इसको सिद्धांत समझिए, नियम भी कह सकते हैं। जो दोस्तों अध्यारोपण का सिद्धांत दोस्तों, जैसे मान लीजिए दोस्तों, देखिए ये कोई आवेश क्यू है, इस पर यदि हमें बल ज्ञात करना है, तो इस सिद्धांत के अनुसार यदि दोस्तों मान लीजिए कोई आवेश स्थिर है, ठीक, कई आवेशों के निकाय में, मान लीजिए कोई ये दोस्तों एक निकाय हो गया हमारा, इस निकाय में दोस्तों यदि कई आवेश स्थिर हैं, तो यदि उन सभी आवेशों के बीच किसी एक ही आवेश पर यदि हमें बल को ज्ञात करना है दोस्तों, तो जो अध्यारोपण का सिद्धांत है, इस सिद्धांत के अनुसार दोस्तों, जैसे यदि आप Q1 पर आवेश को ज्ञात करना चाहते हैं, मान लीजिए अभी, तो यदि आप Q3 से, मान लीजिए Q3 से यदि आप इस पर जो लगने वाला बल है दोस्तों, यदि आप उसको ज्ञात कर रहे हैं, तो इस नियम के अनुसार, जो अध्यारोपण का सिद्धांत है, इसके अनुसार जैसे कि जब आप इससे जो Q1 Q पर बल लगा रहा है, वो बल जो दोस्तों, ये इन सभी आवेशों के कारण उस बल में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक। मतलब यदि आप बहुत सारे कोई पिंड का निकाय है, ठीक, बहुत सारे आवेशों का कोई निकाय है, उसमें से यदि किसी एक आवेश पर हमें लगने वाले बल को ज्ञात करना है, ठीक, उस पर लगने वाले वैद्युत बल को हमें ज्ञात करना है दोस्तों, तो जो अध्यारोपण का सिद्धांत है दोस्तों, उसके अनुसार यदि किसी एक आवेश द्वारा किसी आवेश पर लगाए गए बल, ठीक, अन्य आवेशों के उपस्थित होने पर भी उसके द्वारा लगाए गए बल के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। एक बार फिर से आप समझिए, जो दोस्तों यदि कई सारे आवेश स्थित हैं, ठीक, यदि उनमें से कोई एक आवेश, मान लीजिए इसमें हम Q1, इन दोनों के बीच में दोस्तों हम निकालना चाहते हैं, जो वैद्युत बल लग रहा है उसको गणना हम करना चाहते हैं, तो दोस्तों अध्यारोपण का सिद्धांत के अनुसार यदि आप इन दोनों के बीच में जब वैद्युत बल को निकालेंगे, ठीक, तो इन सभी आवेशों के कारण इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये दोस्तों अध्यारोपण का सिद्धांत है। इसी प्रकार से दोस्तों यदि Q3 से आप Q1 पर लगाने निकालेंगे, तो किसी का भी प्रभाव इस पर नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार से Q5 का यदि आप Q5 और Q के बीच में लगने वाले बल को निकालेंगे, तो कोई प्रभाव अन्य आवेशों का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा दोस्तों। यही दोस्तों जो है अध्यारोपण का सिद्धांत है, ठीक। समझ में आपको आ गया होगा, कोई बात नहीं, मतलब केवल दोस्तों आपको ये समझना है कि आवेश चाहे जितने स्थित हैं, ठीक, चाहे जितने आवेश स्थित हों, यदि उसमें से हम जिस आवेश पर हमें लगने वाले बलों को ज्ञात करना है, उस आवेश को और किसी यदि अन्य आवेश को हम लेते हैं, तो और बाकी जो आवेश है उन सभी से उन दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक। यही दोस्तों जो होता है अध्यारोपण का सिद्धांत होता है। और दोस्तों ये अध्यारोपण का सिद्धांत और जो कूलाम का नियम आपने पढ़ा, यही दोनों दोस्तों जो है स्थिर वैद्युतिकी की आधार है, ठीक है दोस्तों। यही दोनों जो होते हैं दोस्तों स्थिर वैद्युतिकी में, लगभग आप इन्हीं से रिलेटेड सभी चीजें पढ़ेंगे। जैसे आप जब वैद्युत क्षेत्र पढ़ेंगे तो इन्हीं से रिलेटेड होता है, ठीक। वैद्युत क्षेत्र में भी इसके अरे बगल जो आवेशों के चारों ओर जो स्थित जहाँ तक इसका प्रभाव होता है, उसी को कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। इसके बाद वाला टॉपिक जो दोस्तों है वैद्युत क्षेत्र ही है। तो इसके बाद जो टॉपिक है वो वैद्युत क्षेत्र, उसको आप पढ़ेंगे दोस्तों। जो कूलाम का नियम होता है और ये जो बहुल आवेशों या अध्यारोपण का सिद्धांत है, इन्हीं दोनों के सिद्धांतों पर दोस्तों पूरी मतलब स्थिर वैद्युतिकी
है। यदि आपको ये दोनों अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे दोस्तों, तो स्थिर वैद्युत की मतलब जो हम पढ़ रहे हैं, मतलब जिसमें आवेश स्थित होते हैं, ये दोस्तों समझने में आपको बहुत आसानी होगी दोस्तों। इसलिए दोस्तों ये सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों इस सिद्धांत में कुछ है नहीं ज़्यादा, आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही सरल है दोस्तों। केवल आपको ये ध्यान देना पड़ा है, यदि कोई आवेश, बहुत सारे आवेश हैं, उनके बीच में कोई आवेश स्थिर है, ठीक, उस आवेश पर यदि हमें सभी आवेशों द्वारा बल को ज्ञात करना है, ठीक, तो यदि हम किसी एक आवेश द्वारा उस आवेश पर बल को ज्ञात कर रहे हैं, तो अन्य आवेशों के द्वारा दोस्तों उस आवेश पर, उन दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक दोस्तों, अब ध्यान दीजिए, जैसे कि हमने बताया कि जब आप Q1 से Q पर निकाल रहे हैं, ठीक, तो इसको दोस्तों देखिए, दो आवेश हैं, दोनों आवेश स्थिर हैं, तो इसमें दोस्तों आप कूलाम के नियम का प्रयोग कर सकते हैं ना, ठीक। और हमने आपको ये भी बता दिया जो बाकी सारे आवेश हैं, जैसे मान लीजिए यदि अभी हम Q1 की बात करें, तो इन सभी आवेशों के कारण दोस्तों इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक। तो इन दोनों आवेशों के बीच जो दोस्तों है, इसको बल को हम कूलाम के नियम द्वारा निकाल सकते हैं, ठीक। इसी प्रकार से दोस्तों यदि हम Q5 की बात करें, तो इन सभी आवेशों का दोस्तों कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक। इन दोनों को हम कूलाम के नियम के द्वारा निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों इसको भी हम निकाल सकते हैं, इसी प्रकार से इसको, इसी प्रकार से इसको, ठीक। तो इस प्रकार से दोस्तों Q पर लगने वाले, Q पर जो बल लग रहा है, उसको हम सभी को बारी बारी से निकाल करके ज्ञात कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, जो इनका यदि आप निकालेंगे, जैसे मान लीजिए आप इसको निकालें, तो इसको F1 कर दिए, Q1 के द्वारा Q पर लगने वाला बल यदि F1 है, ठीक, और Q2 के द्वारा लगने वाला F2 है, Q3 के द्वारा लगने वाला F3 है, Q4 के द्वारा लगने वाला F4 है, ठीक, और Q4 है बस, और यदि Q5 के द्वारा लगने वाला बल F5 है, तो दोस्तों यदि आप जो परिमाणी बल लग रहा है या परिणामी बल लग रहा है, वो जो परिणामी बल होगा, मतलब जो सभी बल होंगे दोस्तों, वो सभी बल इन सभी बलों के सदिश योग के बराबर होंगे। तो यही सब दोस्तों आपको इस वीडियो में पढ़ना है दोस्तों। अभी हम आपको पूरा इसका एकदम बताते चलेंगे दोस्तों। हाँ दोस्तों, यदि आप इसके पहले वाले वीडियो में दोस्तों हमने आपको बताया है कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप दोस्तों, यदि आप दोस्तों उसका सदिश स्वरूप नहीं समझे हैं, तो आप जरूर दोस्तों उस वीडियो को देखिए। उस वीडियो का लिंक दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप बिना उसे समझे इस वीडियो को नहीं समझ पाएंगे। और हाँ दोस्तों, यदि आप उस वीडियो के पहले वाले वीडियो को भी नहीं देखा, तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है दोस्तों, उसको आप देख लीजिएगा। तो दोस्तों आइए अब हम बात करते हैं कैसे कैसे क्या होता है, ठीक है दोस्तों, ठीक। हाँ, तो दोस्तों यही जो हमने 5 आवेश मान लीजिए दिया था, ठीक, इन्हीं 5 आवेशों को हम फिर से ले लेते हैं। मान लीजिए देखिए दोस्तों, एक आवेश ये Q1 है, ठीक, ये कोई Q1 आवेश है, ये कोई Q2 है, ठीक, और ये कोई Q3 है, ये यहाँ पर Q4 है, और यहाँ पर Q5 है, और यहाँ पर कोई आवेश Q है, ठीक है दोस्तों। आप लोग ध्यान से समझिएगा, ये मान लीजिए बिंदु A है, B है, C है, ठीक, D है, E है, और ये हमारा O है, ठीक है दोस्तों, ये हमारा बिंदु O है। तो दोस्तों हमने अभी आपको बताया जो अध्यारोपण का सिद्धांत होता है, उसी सिद्धांत के अनुसार दोस्तों, जैसे यदि आप पहले एक एक करके दोस्तों आप सभी देखिए, एक एक करके दोस्तों आप सभी बल को निकाल लीजिए, ठीक। उसके बाद उन सभी को आप उसका सदिश योग निकाल लीजिए, बस आपका जो पूरा आवेश होगा वो पूरा आपका निकल जाएगा, ठीक। बहुल आवेशों के बीच बल को आप इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए हम निकाल के बताते हैं आपको, ये देखिए Q1 है, इसको भी इसी प्रकार से इस पर मिला दीजिए, ये Q1 है, Q पर लग रहा है, इसके द्वारा भी इस पर कोई बल लग रहा है, और इसके द्वारा भी इस पर कोई बल लग रहा है, और इसके द्वारा भी इस पर कोई बल लग रहा है। अब देखिए दोस्तों, ये भी मान लीजिए इस समय जो आवेश है दोस्तों, सभी आवेश मान लीजिए Q है, ठीक। मान लीजिए जो सभी Q1 है या Q2 है, सभी जो दोस्तों, ठीक है, देखिए Q1 बराबर Q2 बराबर Q3 बराबर Q4 बराबर Q5 बराबर Q, मतलब सभी दोस्तों जितने आवेश हैं, सभी आवेशों का परिमाण क्या है, Q है, ठीक। ये भी Q है, ये भी Q है, ये भी Q, ये भी सभी Q हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप जानते हैं जब सभी Q हैं दोस्तों, ठीक, और इस पर जो दोस्तों आवेश है, इस आवेश पर ये भी मान लीजिए प्लस Q आवेश है, ठीक, ये प्लस Q आवेश हमारा है, ये भी प्लस आवेश है, और ये सभी प्लस आवेश है, ठीक। आप ये समझ गए। और इसके बीच की दूरी मान लीजिए दोस्तों, इसका L1 है, ठीक, L2 है, L3 है, L4 है, L5 है,
ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, आप एक एक करके, जैसे कि हमने अभी आपको बताया, जब बहुत सारे आवेश हो, आप सभी का दोस्तों एक एक करके दोस्तों सभी आवेशों को आप कूलाम के नियम द्वारा निकाल लीजिए। उसके बाद दोस्तों आप उन सभी को जो उसका सदिश योग होता है, उन सभी का आप सदिश योग निकाल लीजिए, जिससे कि उसका परिणामी बल भी निकल जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों आप निकाल सकते हैं। ठीक, वही दोस्तों हम आपको निकाल के बताएंगे। अब देखिए, आप जान गए सभी के बीच की दूरी भी आपको पता चल गई, आवेशों का भी परिमाण भी पता चल गया। अब देखिए, जो इस पर लगने वाला बल होगा दोस्तों, किस प्रकार से बल कार्य करेगा। देखिए यहाँ पर भी क्यू है, हमने आपको बता दिया, जो सभी है ये सभी क्यू के बराबर है। ठीक, सभी जो है हमारे क्यू के बराबर है, सभी क्यों है, और ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। तो दोस्तों जब प्लस प्लस आवेश मतलब सजातीय जब है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं ना। आप ये जानते हैं, सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित मतलब करते हैं। ठीक, मतलब दोस्तों समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। चाहे यदि जैसे प्लस प्लस होंगे तो एक दूसरे से दूर हटेंगे, माइनस माइनस होंगे तो एक दूसरे के पास आएंगे। ठीक, और यदि मतलब अलग अलग विपरीत प्रकार के आवेश है, मतलब यदि एक प्लस है एक माइनस है या एक माइनस है एक प्लस है, तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक, तो ये आप जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों दोनों प्लस हैं, तो इसका मतलब दोस्तों ये जो इस पर बल लगाएगा तो ये कुछ इधर जो इसका जो बल होगा, परिणामी बल जो लगेगा इस तरफ लगेगा। ठीक, ये इस तरफ बल लगेगा। ठीक, ये Q4 है दोस्तों, इसलिए दोस्तों इसको हम मान सकते हैं F4। समझ में आपको आया। मान लीजिए Q4 द्वारा जो Q पर लगने वाला बल है वो F4 है। F4 दोस्तों हमने इसलिए मान लिया क्योंकि दोस्तों जो Q4 है इसमें भी 4 है, इसको भी 4 मान लिया। इसी प्रकार से दोस्तों Q1 पर के द्वारा लगने वाला बल भी इसको दूर ढकेलेगा, Q को जो है आवेश को दूर ढकेलने का प्रयास करेगा। इसलिए दोस्तों हम इसको भी, ये भी कुछ इस पर लगने वाला बल भी इधर ही होगा, इसको हम मान सकते हैं F1। ठीक, इसी प्रकार से Q3 द्वारा Q पर लगने वाला बल जो दोस्तों इस प्रकार से इधर कार्य करेगा, इसको हम मान लेते हैं F3। ठीक, इसी प्रकार से Q2 द्वारा भी ऐसे देखिए। ठीक, ऐसे Q2 द्वारा भी क्या हो जाएगा, इसको मान लीजिए F2 हो गया हमारा, F2 हो गया। ठीक है दोस्तों, आप दोस्तों समझने का प्रयास करिएगा बस। और देखिए Q5 द्वारा जो लगेगा, Q5 द्वारा भी इसी प्रकार से लगेगा। हाँ दोस्तों, और दोस्तों देखिए ये एकदम सीधे में ही लगेगा, क्योंकि दोस्तों ये सभी जो बल हैं दोस्तों, जो विद्युत चुंबकीय बल हो गए या गुरुत्वाकर्षण बल हो गए, ये केंद्रीय बल होते हैं। ठीक, ये केंद्रीय बल क्या होता है, केंद्रीय बल मतलब दोस्तों ये जो जैसे देखिए जो आवेश है दोस्तों, ये आवेशों के द्वारा जो लगने वाला बल होगा, इन आवेशों के केंद्र के अनुदिश ही होगा दोस्तों। ठीक, जैसे मान लीजिए दोस्तों, ये देखिए इसी को दोस्तों देख लीजिए, यहाँ पर क्यू है। ठीक, यहाँ पर क्यू है और यहाँ पर कोई आवेश क्यू है, दोनों प्लस है दोस्तों। इसका केंद्र मान लीजिए दोस्तों ये है और इसका केंद्र दोस्तों ये है। ठीक, दोनों का केंद्र हो गया। जो बल लगेगा दोस्तों इधर ही लगेगा और इधर इसके केंद्र के अनुदिश लगेगा। ठीक, कोई सी कोण पर नहीं लगेगा दोस्तों। ठीक, और दोस्तों इसी को आप कहते हैं, जितने भी केंद्रीय बल होते हैं उसको आप संरक्षी बल कहते हैं। और दोस्तों संरक्षी बल क्या होता है, यदि आप उसको भी जानना चाहते हैं, वैसे कोई जरूरी नहीं है इसको समझने के लिए इस टॉपिक को, लेकिन यदि आप जानना चाहते हैं, वैसे आप 11 में पढ़े होंगे, लेकिन यदि आपको नहीं है पता, यदि आप उसको देखना चाहते हैं तो दोस्तों उसका भी लिंक मैं वीडियो में दे दूंगा, आप बहुत अच्छी तरह से उसको समझ जाएंगे। ठीक है दोस्तों। हाँ, तो दोस्तों आइए हम बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से दोस्तों आप सभी को निरूपित कर दिए। ये देखिए Q5 द्वारा लगने वाला बल क्या हो जाएगा हमारा, Q5 ही होगा। Q5 होगा। अब फिर देखिए दोस्तों, यहाँ पर फिर आपको कक्षा 11 की कुछ बातों को याद करने की जरूरत है। जैसे कि देखिए दोस्तों, आप जो उसमें पढ़े होंगे सदिश विश्लेषण। ठीक, जब आप सदिशों को आप विश्लेषण पढ़े होंगे दोस्तों, तो जो सदिश होता है दोस्तों वो 2 प्रकार के नियमों का पालन करता है। ठीक, एक तो दोस्तों सदिशों का उनका जो त्रिभुज नियम होता है, उस जो सदिश राशियां होती हैं वो सदिशों के त्रिभुज के योग के बराबर, मतलब उनके नियमों का पालन करनी चाहिए। और सदिशों के समांतर चतुर्भुज विधि का भी पालन करनी चाहिए। ठीक, जो इन दोनों जो नियमों का पालन करती हैं उन्हें कौन सदिश राशियां कहते हैं। और हाँ दोस्तों, सदिश राशियों के लिए ये भी जरूरी है कि उसकी दिशा के साथ उसका परिमाण भी हो, मतलब उसके परिमाण के साथ उसका दिशा भी हो। ठीक, ये सब दोस्तों आप कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं। ठीक, लेकिन दोस्तों फिर भी हम इसमें से बहुत से लोगों को 11 में बच्चे लापरवाही करते हैं, इसलिए दोस्तों हम यहाँ पर उसको भी अच्छी तरह से बताएंगे दोस्तों। अब देखिए, जो उसमें आप पढ़े रहे होंगे त्रिभुज का, ठीक, आवेशों का त्रिभुज नियम और आवेशों का चतुर्भुज नियम। ठीक, सदिशों का चतुर्भुज योग और सदिशों का त्रिभुज योग। जो आपने त्रिभुज नियम और समांतर चतुर्भुज नियम पढ़ा है, चतुर्भुज द्वारा जो सदिशों का योग का नियम आपने पढ़ा है, उस नियम को दोस्तों यदि आपको दोस्तों समझ में नहीं आया था, यदि आप किसी कारण नहीं पढ़ पाए, तो दोस्तों उसका लिंक भी दोस्तों मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप उस वीडियो को पहले देख लीजिए, तब आपको ये ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों।
ठीक, हम उम्मीद करेंगे आप उस वीडियो को जरूर देखेंगे और तब जाकर के आप इस वीडियो को देखेंगे। और उसी प्रकार से दोस्तों हम समझा रहे हैं, हम ये मानकर चल रहे हैं दोस्तों कि आपने इसके पहले वाला जो मतलब जो सदिशों का योग नियम है दोस्तों, उसको आपने पढ़ लिया है। ठीक, और दोस्तों इसके नीचे दोस्तों हम कई प्रकार के वीडियो के लिंक देंगे, जैसे कि जो सदिश पूरा जो सदिश विश्लेषण तक कक्षा 11 का, उन सभी वीडियो के लिंक दोस्तों मैं दे दूंगा। ठीक, उन सभी को आप अच्छी तरह से देख लीजिए, क्योंकि दोस्तों वो बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। क्योंकि दोस्तों जहाँ जहाँ पर आप सदिश राशियों को पढ़ेंगे, ठीक, वहाँ वहाँ पर दोस्तों आप को इन सभी सदिशों को, योग को, नियम को अच्छी तरह से आना चाहिए। ठीक, और दोस्तों कि जैसा आप जानते हैं जो बल होता है ये एक प्रकार की सदिश राशि है, इसलिए दोस्तों हम इसका सदिश योग निकालते हैं ना। ठीक, बीज गणितीय योग नहीं निकालेंगे, आप लोग ध्यान दीजिएगा, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है। तो देखिए दोस्तों, ये जो लगने वाले सभी बल हैं दोस्तों, अब इन सभी बलों का दोस्तों हम क्या निकालेंगे, सदिश योग ही निकालेंगे। और वही जो सदिश योग होगा दोस्तों, वही हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा ये पूरे निकाय के द्वारा के ऊपर लगने वाला बल हो जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले दोस्तों इसको हम दो विधि से आपको बताएंगे। पहला तो दोस्तों जो कूलाम का नियम वाला विधि है, उसके द्वारा हम बताएंगे एक एक आवेश को लेकर के क्यू के बीच लगने वाले बल को ज्ञात करके सभी को, तो हम उसका तब सभी का हम क्या करेंगे, सदिश योग निकालेंगे। ठीक, तो देखिए दोस्तों जो पहला है हमारा, पहला सभी देखिए, अब देखिए दोस्तों इसी में देखिए दोस्तों, यदि हम ए जो Q1 है और Q के बीच लगने वाले बल को निकालते हैं। ठीक, देखिए पहला हम मान लेते हैं Q1 है और Q, इन दोनों के बीच लगने वाले बल को दोस्तों हम मान लेते हैं। तो आप इन दोनों के बीच लगने वाले बल को कूलाम के नियम के द्वारा आसानी से निकाल सकते हैं दोस्तों। देखिए वही हम निकालने का प्रयास करेंगे अब। इसी प्रकार से दोस्तों जैसे हम Q1 द्वारा निकाल रहे हैं Q पर, उसी प्रकार से दोस्तों Q2 द्वारा निकालेंगे, Q3 द्वारा निकालेंगे, Q4 द्वारा, Q5 द्वारा, इसी प्रकार से सभी को निकाल करके सभी को आप सदिश योग द्वारा जोड़ देंगे। वही हमारा सभी संपूर्ण निकाय में उस आवेश पर लगने वाला बल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों सबसे पहले आप इसको निकालिए। आप जानते हैं जो कूलाम का नियम है दोस्तों, यह बराबर होता है दोस्तों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, Q1 Q2, अब जानते हैं दोस्तों इसमें Q1 तो Q1 है, और लेकिन जो Q2 है ये हमारा Q है ना, बटे R²। तो इनके बीच की दूरी देखिए, ये Q1 के बीच की दूरी, इसको मान लीजिए दोस्तों L1। ठीक, Q1 से लेकर के Q के बीच की दूरी L1 मान लेते हैं, और Q2 से लेकर के Q2 के बीच की L2 मान लेते हैं। इसी प्रकार से L3, L4 और L5 है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये हमारे बीच की दूरी क्या है दोस्तों, Q1 है, मतलब L1 है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, L1 का होल स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों जो हमने आपको कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप बताया था, वो यहाँ पर कुछ ज़्यादा लागू होगा। ठीक, वो चीज़ यहाँ पर लागू होगा। ठीक, अब देखिए दोस्तों यदि आप जो यहाँ पर L1 ले रहे हैं, ठीक, यदि आप इसको क्या मान ले, जो हमने आपको बताया था जो नियम के अनुसार दोस्तों होता है, यदि कूलाम का हम सदिश रूप लिखें यहाँ पर, देखिए जैसे मान लीजिए दो आवेश यहाँ पर Q1 है, और ये दोस्तों मैंने केवल उसे समझाने के लिए आपको लिख रहा हूँ, और Q है। ठीक, दोनों प्लस आवेश है। ठीक, और दोनों पर जो बल लगेगा दोस्तों विपरीत लगेगा ना। इस प्रकार से देखिए दोस्तों, जब आप इसको सदिश रूप में लिखते हैं आप, F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, यहाँ पर हो जाता है Q1 Q2, ठीक, बटे R² के स्थान पर दोस्तों जो आप R लिखते हैं, यहाँ पर R की दोस्तों दो R12 हो सकता है और R21 हो सकता है। ये R12 क्या है और R21 क्या है, ये यदि दोस्तों आपको कन्फ्यूजन करता है, ये हम आपको यहाँ पर भी बताएंगे। लेकिन दोस्तों यदि आप इसको अच्छी तरह से समझना चाहते हैं, कूलाम के सदिश स्वरूप को आप अच्छी तरह से समझना चाहते हैं, तो आप इसके नीचे में उसको भी लिंक दे दूंगा। ठीक, इसके पहले ही हमने उस पर सवाल भी लगवाया है, आप उसको अच्छी तरह से देखिए, तब आप कुछ ज़्यादा ही समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों ये यदि देखिए ये Q1 है, ठीक, ये मान लीजिए दोस्तों जो यहाँ से लेकर के ये इसका सदिश स्वरूप। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर R1 जो एक होता है हमारा, जो होता है स्थित सदिश। ठीक, स्थित सदिश क्या होता है, ये सब दोस्तों हमने इसके पहले वाले वीडियो में दिया है। ठीक, आप उसको जरूर देखिए, जो इसके पहले वाले नहीं दोस्तों, एक जो कूलाम का नियम है, कूलाम के सदिश रूप में, कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप में, उस नियम में दोस्तों हमने आपको पूरी अच्छी तरह से समझाया है। आप उस वीडियो को जरूर देखिए, जरूर से जरूर देखिए दोस्तों, यदि आप तब आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ ही जाएगा, कभी नहीं भूलेंगे आप। तो देखिए दोस्तों हम अच्छी तरह से कुछ बनाते हैं, ज़्यादा गंदा बना दिया मैंने। देखिए ये मान लीजिए Q है, प्लस Q है, और ये मान लीजिए प्लस Q है, दोनों Q1 है, ये Q है। अब इन दोनों के बीच जो बल लग रहा है, ठीक, ये देखिए दोस्तों, यदि आप ये R12, एक तो होता है R12, मतलब R12 का मतलब दोस्तों R1 से R2 की तरफ आप कर रहे हैं। ठीक, और R21 दोनों में दोस्तों बहुत अंतर है।
मतलब जो इसका सदिश आप जो स्थित सदिश आप निकाल रहे हैं, जो आर जो होता है दोस्तों, इसको आप स्थित सदिश के रूप में मानते हैं। आर स्थित सदिश को दोस्तों हम आर से लिखते हैं। तो जो ये स्थित सदिश है दोस्तों, ये पहले का स्थित सदिश, यहाँ पर दोस्तों इसको हम मान लेते हैं, यहाँ पर मान लीजिए Q2 है ये, ठीक। तो इसलिए दोस्तों हमने 2 लिख दिया है। ये जो इसका स्थित सदिश है दोस्तों, एक का 2 की तरफ है, और इसमें दोस्तों 2 का 1 की तरफ है। इस प्रकार से दोस्तों आप यहाँ पर 2 प्रकार से लिख सकते हैं। पहला तो आप लिख सकते हैं 2-1। यदि आप 2-1 लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर, मतलब जो इधर से लगने वाला बल इधर है, तो हम इस बल को निकाल रहे हैं। मतलब जो Q2 के द्वारा Q1 पर बल लग रहा है उसको हम निकाल रहे हैं। हाँ देखो दोस्तों, देखिए इसमें देखिए दोस्तों, कुछ बल जो है Q1 Q2 पर लगाएगा, और कुछ बल जो Q2 है इस पर लगाएगा, ठीक। वही दोस्तों इस जो हम इसमें निकाल रहे हैं F, इसको हमें सही से लिखना चाहिए F21, ठीक। क्योंकि दोस्तों ये जो F21 है ये हम Q2 के द्वारा Q2 पर, ठीक, Q2 के द्वारा Q1 पर लगने वाले बल को निकाल रहे हैं, इसलिए इसको हमें लिखना चाहिए Q21। और दोस्तों यहाँ पर देखिए ये Q1 है, Q2 है यहाँ पर दोस्तों। और हाँ देखिए, इसमें आप एकांक सदिश भी लिखेंगे कि इसकी दिशा किधर है, ठीक। इसके लिए दोस्तों आपको क्या लिखा जाता है, कुछ नहीं, केवल जो यहाँ पर लिखेंगे उसी को आप एकांक सदिश के रूप में लिख देंगे। और एकांक सदिश क्या होता है दोस्तों, एकांक सदिश मतलब जिसका परिमाण 1 होता है, ठीक, केवल वो दिशा उसकी बताता है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे यहाँ पर R21। इस प्रकार से दोस्तों आप ये जो होता है कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप होता है, ठीक। ये हो गया। तो दोस्तों इसी प्रकार से आप जब इन सभी के बीच में बल लगाएंगे दोस्तों, हम ज़्यादा समय आपका नहीं गंवाना चाहेंगे, आप इसको खुद लगाने का प्रयास करिए। वैसे हम आपको हिंट दे दिए हैं, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। हमारा काम है आपको समझाना, आप जितना प्रयास करेंगे उतना आपको अच्छी तरह से आता जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसलिए दोस्तों आप प्रयास जरूर करिए, क्योंकि प्रैक्टिस होता है दोस्तों, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हम केवल ऐसे जल्दी में, ठीक, सभी से देखिए Q1 के द्वारा Q पर लगने वाले बल को, Q2 के द्वारा Q पर लगने वाले बल को, इस प्रकार से दोस्तों हम सभी के आवेशों के द्वारा Q पर लगने वाले बल को यहाँ पर लिख करके उसका सदिश योग लिख देते हैं, ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों हमें एक एक करके सभी जो इसका है हम सदिश रूप में निकालते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों सदिश रूप में हमें निकालना है तो उसको हमें उसका स्थित सदिश भी लिखना पड़ेगा। और दोस्तों स्थित सदिश को हम आर से प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि हमने अभी आपको बताया, आगे समझाया भी दोस्तों कि स्थित सदिश जो होता है उसे हम आर से लिखते हैं। इस प्रकार से दोस्तों जो हमारे सभी स्थित सदिश है उसको हम लिख देते हैं, ठीक है दोस्तों। जो चित्र हमने अभी तक इधर बताया था उसी को दोस्तों अब हमने इधर बना दिया है। तो आइए दोस्तों अब हम इसको आप सदिश रूप में सभी को एक Q पर लगने वाले जो प्लस Q कूलाम का आवेश है दोस्तों, उस पर हम एक एक करके दोस्तों Q1 द्वारा, Q2 द्वारा, Q3 द्वारा, Q4 द्वारा, Q5 द्वारा लगने वाले दोस्तों सभी बलों को हम निकालते हैं दोस्तों। क्योंकि हम सभी का सदिश योग भी निकालेंगे, इसलिए दोस्तों हमें जरूरी है कि जो हम ये बल निकालें उसको हम सदिश रूप में निकालें, ठीक है दोस्तों। तो आइए दोस्तों इसको सदिश रूप में निकालने के लिए दोस्तों इधर जो हमने चित्र बनाया था उसको हमने उधर बना दिया है, क्योंकि दोस्तों इधर कुछ ज़्यादा सही नहीं हुआ था, इधर सही है दोस्तों। और दोस्तों वहाँ देखिए जो हमने उसके बीच की दूरी को L1, L2, L3 माना था दोस्तों। अब क्योंकि दोस्तों हमें जो है उसका सदिश रूप में लिखना है, ठीक है दोस्तों। इसके लिए दोस्तों हमें उसका स्थित सदिश लिखना पड़ेगा, ठीक। L1, L2 नहीं लिखाना पड़ेगा दोस्तों, उसको हमें स्थित सदिश के रूप में लिखना पड़ेगा, उसके बीच की दूरी को, ठीक है दोस्तों। तो उसके बीच की दूरी को दोस्तों हम मान लेते हैं, क्योंकि हम स्थित सदिश जो होता है दोस्तों हम उसे R से लिखते हैं, ठीक। और R से लिखते हैं दोस्तों, जैसे देखिए जो Q1 से Q के बीच की दूरी है इसको हम मान लेते हैं। अच्छा दोस्तों मान लीजिए जो यहाँ पर आवेश है दोस्तों, यहाँ पर मान लीजिए दोस्तों Q है, ठीक, यहाँ पर Q6 है। तो यहाँ पर हमने Q आवेश दोस्तों अब तक हमने अभी आपको Q बताया, प्लस Q आवेश बताया दोस्तों, ठीक। अब दोस्तों उसको आप मानिएगा जो है ये Q6 है, ठीक। क्योंकि दोस्तों Q5 तक सभी हैं, Q6 तक हम निकालेंगे, इसलिए दोस्तों क्योंकि जो आप अभी इसको जानेंगे समझने में आसानी होगी, ठीक है दोस्तों। अब आप इसको देखिए दोस्तों, जो R लिखेंगे दोस्तों, जो इसका आप स्थित सदिश निकालेंगे लिखेंगे, तो आप इसको इस तरह से लिखेंगे, जैसे देखिए R6, क्योंकि R6 Q6 पर हमें बल को निकालना है तो लिखेंगे आप R61, ठीक, R61। इस प्रकार से दोस्तों आप लिखेंगे। इसी प्रकार से दोस्तों आप इससे देखिए Q1 द्वारा Q6 पर था, इसलिए दोस्तों हमने इसको क्या लिखा Q61। आप इसको ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जिस आवेश पर हमें निकालना रहेगा दोस्तों, जैसे इसमें Q6 था इसलिए दोस्तों हमने Q6 को ना लिख करके हमने उसको केवल 6 लिखा है, इसलिए दोस्तों आप उसको समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है दोस्तों। जो हमने जहाँ पर 6 लिखा है उसको आप समझने Q6 है, और एक जो लिखा हमने उसका समझिएगा जो Q1 है, मतलब Q1 का Q6 के सापेक्ष स्थिति सदिश है, ठीक है दोस्तों।
और दोस्तों स्थित सदिश क्या होता है, इसके लिए हमने अभी आपको पहले ही बताया कि आप इसके पहले हमने डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो दे दिया है जो कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप है, और आप इस वीडियो को जरूर देखिए, ठीक है दोस्तों, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब देखिए दोस्तों, इसी प्रकार से दोस्तों आप इसको भी लिख लेंगे, जब सदिश रूप में आप लिखेंगे तो हो जाएगा R65, ठीक, R64 है ये, R64। इसी प्रकार से दोस्तों ये हो जाएगा R65 और ये हो जाएगा R, इसकी दिशा दोस्तों हमने गलत लिख दिया, इस हाँ इधर होगा, ठीक, इधर ये हो जाएगा R36, ठीक। इसी प्रकार से दोस्तों ये हमारा जो हो जाएगा, इसकी दिशा जो हो जाएगी ये हो जाएगा R26, ठीक। वैसे अब तो सब हो गया दोस्तों, ठीक। इस प्रकार से दोस्तों ये चित्र दोस्तों आप, हो सकता है दोस्तों आपको ये चित्र अच्छी तरह से ना दिखे, आप दोस्तों इसको आप जैसे हमने अभी आपको बताया उसी प्रकार से आप खुद भी बनाने का प्रयास करिए दोस्तों। और आप यदि बनाने का प्रयास करेंगे तो आपका अभ्यास भी होता जाएगा और आपको याद भी हो जाएगा, आप कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है दोस्तों। इसलिए दोस्तों आप इसको खुद ही बनाकर देखने का प्रयास करिए। तो अब आइए दोस्तों हम एक एक करके दोस्तों, पहले हम Q6 पर हमें आवेश निकालना है, ठीक। तो हम पहले Q1 द्वारा Q6 पर लगने वाले बल को निकालेंगे। और हाँ दोस्तों देखिए दोस्तों, जो हमने इसको इस तरह से लिखा है, जो R61 लिखा है, ठीक है दोस्तों। यदि देखिए दोस्तों, यदि हम लिख रहे हैं R61, ठीक, और यदि हम लिख रहे हैं R16, तो दोस्तों इन दोनों में बहुत अंतर है। इसका मतलब है दोस्तों जो R है हमारा, ठीक, जो हमारा स्थित सदिश है दोस्तों, ये एक के सापेक्ष Q पर जो बिंदु, मतलब Q6 के सापेक्ष Q1 का स्थित सदिश है, ठीक। और इसमें Q1 का 1 के सापेक्ष Q6 का स्थित सदिश है, ठीक। मतलब यदि हम Q16 लिखेंगे तो इसकी दिशा हमारी क्या हो जाएगी, लगने वाली जो बल की दिशा होगी दोस्तों, ठीक, जो इधर से उधर हो जाएगी। ये आप समझ गए होंगे। तो आइए अब हम एक एक करके दोस्तों सभी पर लगने वाले बलों को सदिश रूप में उसके लिखते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद उसको हम ये, क्योंकि दोस्तों जो इसका योग निकाला जाता है उसका सदिश योग लिखा जाता है, इसलिए दोस्तों जो हमें उसका सदिश योग लिखना ही है, तो क्यों ना दोस्तों इसको पहले हम सदिश रूप में ही लिख लें, तब उसका डायरेक्ट हम बीजगणितीय योग में लिख देंगे, क्योंकि हमने उसको पहले से ही सदिश में लिखा है, ठीक। इस प्रकार से दोस्तों हम लिख सकते हैं ये दोस्तों। अब देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं Q1 द्वारा Q6, सॉरी ये स्मॉल क्यों रहेगा, Q6 पर लगने वाला बल, ठीक है दोस्तों। आप इसमें ध्यान देंगे कि जो ये बल है दोस्तों, इसको हम कूलाम विधि द्वारा ही निकालेंगे, ठीक। केवल दोस्तों इसमें जो अध्यारोपण का सिद्धांत है दोस्तों, ये महत्वपूर्ण है, ठीक, कि जो अध्यारोपण के सिद्धांत मतलब जो आवेश अन्य आवेश हैं वो इन दोनों आवेशों पर कोई प्रभाव नहीं डालेंगे। यही दोस्तों अध्यारोपण का सिद्धांत है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, ठीक। यदि अध्यारोपण का सिद्धांत पूछेगा तो आप ये सब नहीं बताएंगे, आप केवल यही बताएंगे कि जो यदि हम कई आवेशों के निकाय में किसी एक आवेश पर, ठीक, एक आवेश पर लगने वाले बलों को यदि हम निकालते हैं तो उस आवेश पर किसी एक आवेश द्वारा लगाया गया बल अन्य सभी आवेशों के कारण अपरिवर्तित रहता है, मतलब उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है दोस्तों। यदि आपसे कोई पूछे इस तरह से तो केवल आप यही बताइए। अब देखिए हम Q1 से Q6 पर लगने वाले बल को निकालते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए जो Q1 है तो इसको आप जानते हैं, जो इसका कूलाम का नियम होता है, ठीक। जो दोस्तों F1 है, F1 ये देखिए दोस्तों, Q1 से जो लगने वाला Q6 पर जो बल लग रहा है ये F1 है। आप इसको लिख सकते हैं Q6, F1 को आप लिख सकते हैं Q61, ठीक। प्रकार से दोस्तों हमने उसकी दिशा लिखी, उसी प्रकार से बल को भी हम लिख सकते हैं F61। यहाँ पर जो हमने केवल 1 लिखा है F61 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से जो यहाँ पर हमने लिखा है F2 लिखा है F62 लिख सकते हैं, ठीक। दोस्तों चित्र हमने बहुत छोटा बना दिया है दोस्तों, इस प्रकार से आपको समझने की कोशिश करिएगा। जैसे दोस्तों जहाँ पर हमने लिखा है F1 वहाँ पर आप समझने की कोशिश करिएगा F61, ठीक। जहाँ पर हमने लिखा है F2 उसको आप समझिएगा क्या, F62 यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं। जहाँ पर हमने लिखा है F3 वहाँ पर आप समझने की कोशिश करिएगा F63। मतलब दोस्तों ये जो 63 है, मतलब जो 6 है आवेश, जो Q6 है दोस्तों, उस पर Q3 द्वारा लगने वाले आवेश Q3 द्वारा लगने वाला बल, ठीक है दोस्तों। मतलब जो 6 है, मतलब 6 पर 3 है, 3 द्वारा, ठीक, मतलब आवेश Q6 पर आवेश Q3 द्वारा लगने वाला बल। इसका मतलब आवेश Q6 पर आवेश Q2 द्वारा लगने वाला बल, और इसका मतलब आवेश Q6 पर आवेश Q1 द्वारा लगने वाला बल, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से दोस्तों जहाँ पर हमने लिखा है F4 वहाँ पर आप समझने की कोशिश करेंगे क्या, F64, ठीक। और जहाँ पर हमने लिखा है F5 वहाँ पर आप समझने की कोशिश करिएगा F65।
ठीक, ये दोस्तों हमने ऊपर लिखना था, लेकिन दोस्तों हमने गलती कर दी, इसलिए दोस्तों हमने यहाँ पर लिख दिया है। आप उसको ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से दोस्तों जहाँ पर हमने F1 लिखा है वहाँ पर हम क्या लिखेंगे, F61। तो जो F61, क्योंकि दोस्तों आप इसको सदिश रूप में लिखते हैं, तो सदिश रूप में निरूपित करने के लिए उसके ऊपर हम तीर का निशान लगाते हैं। तो अब इसका जो होता है हम जानते हैं Q1 नहीं, ये होता है दोस्तों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, ये जो एप्सिलॉन नॉट होता है जानते हैं माध्यम की वैद्युतशीलता होती है। अभी वैद्युतशीलता क्या होती है दोस्तों, ये आप इस चैप्टर में नहीं समझेंगे। इसके बाद वाला जो चैप्टर है दोस्तों, आप संधारित्र तथा स्थिर मतलब संधारित्र तथा परावैद्युतांक वाला चैप्टर इसके बाद का अध्याय है दोस्तों, उसमें आप इसके बारे में पूरा एकदम गहनता से अध्ययन करेंगे, ठीक है दोस्तों। इसलिए दोस्तों इसको यहाँ तक जानना बहुत जरूरी है। ठीक, अब देखिए 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 हो गया। अब यहाँ पर होता है, क्योंकि दोस्तों जो देखिए Q1 Q2 होता है ना, तो यहाँ पर Q1 तो Q1 ही है, लेकिन जो Q2 है वो Q2 ना होकर के Q6 है, ठीक है दोस्तों, बटे R²। अब देखिए दोस्तों, क्योंकि हम इसको सदिश रूप में लिख रहे हैं, ठीक, जब आप इसके पहले वाला वीडियो मतलब जो हमने अभी आपको बताया जो कूलाम का सदिश रूप है, जब आप उस वीडियो को अच्छी तरह से देख लेंगे दोस्तों, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो जो इसका बीच की दूरी हम लिखेंगे दोस्तों, इसके बीच की दूरी जो हमने पहले आपको L1 L2 माना था दोस्तों, उसको हमने मिटा करके क्यों इसको लिखा R61, क्योंकि दोस्तों जब ये सदिश रूप में हम लिख रहे हैं दोस्तों, तब इसको बीच की दूरी को भी हमें सदिश रूप में लिखना पड़ेगा। ठीक, क्योंकि आप जानते हैं जो दूरी होता है अदिश होता है, लेकिन दोस्तों इसके अनुसार जो हमने R61 लिख दिया है ये स्थित सदिश है। ठीक, ये भी उसके बीच की दूरी को ही दर्शाता है। इस प्रकार से दोस्तों अब आप देखिए जो F61 मतलब F1 द्वारा F6 पर लगने वाले बल के बीच की दूरी क्या है, मतलब वही बीच की दूरी का मतलब आप समझिएगा कि उसका जो स्थित सदिश है, तो जो स्थित सदिश है दोस्तों R61 है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे R61 का होल स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, R61 का होल स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, अब आपको इसकी दिशा भी बतानी पड़ेगी। ठीक, वैसे दोस्तों इसके द्वारा भी आपको दिशा समझ में आ जाती है, लेकिन दोस्तों फिर भी आप इसको दिशा के द्वारा आप बता सकते हैं। एकांक सदिश जो होता है दोस्तों, एकांक सदिश वो भी हमने आपको मतलब दोस्तों जो कूलाम का नियम के जो सदिश रूप है उसमें हमने आपको जितना इसमें रिलेटेड जो इससे रिलेटेड जो जानकारियाँ होती हैं सभी जानकारियों को हमने उसमें बताया है, ठीक है दोस्तों। वो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है यदि आप इस वीडियो को समझना चाहते हैं दोस्तों। ठीक, वैसे भी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आपको वैसे मैं समझा दूँ। देखिए जो स्थित सदिश होता है दोस्तों, ये एकांक सदिश मतलब दोस्तों एकांक सदिश से केवल हमें पता चलता है दिशा क्या होती है। ठीक, जैसे एकांक सदिश दोस्तों लंबकोणीय एकांक सदिश 3 प्रकार के होते हैं, I कैप, ठीक, J कैप और K कैप। ठीक, ये दोस्तों जो I कैप होता है ये x अक्ष के अनुदिश होता है, x अक्ष के अनुदिश के लिए x अक्ष के लिए होता है, ये जो होता है y अक्ष के लिए, और ये होता है z अक्ष के लिए। आप जानते हैं कि z अक्ष होते हैं ना, त्रिविमीय होता है, 3 प्रकार के अक्ष होते हैं, x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष। इस प्रकार से दोस्तों यदि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, जो इसको हम कहते हैं लंबकोणीय एकांक सदिश, लंबकोणीय एकांक सदिश। और दोस्तों एकांक सदिश का मतलब जो होता है, मतलब इसका जो परिमाण होगा, इसका परिमाण 1 होगा और इससे हमें केवल दिशा मिलती है। जैसे यदि हमें कहना है कि 4 न्यूटन का बल लगाना है, ठीक, 4 न्यूटन का बल मैंने आपसे कहा, ठीक, और दोस्तों हमने ये नहीं कहा कि किस दिशा में लगाना है, बल्कि ये कहने के स्थान पे हमने आपको ये कह दिया, ये इस प्रकार से लिख दिया 4 न्यूटन I कैप। तो आपको समझ जाना है दोस्तों, ये न्यूटन मान लीजिए है, 4 न्यूटन का बल I कैप है, मतलब 4 न्यूटन का बल आपको x अक्ष की दिशा में लगाना है, ठीक है दोस्तों, x अक्ष के अनुदिश आपको 4 न्यूटन का बल लगाना है। लेकिन दोस्तों अभी आपको इससे एक चीज का मतलब पूरा एकदम समझ में नहीं आएगा कि x अक्ष की किस दिशा में लगाना है, प्लस दिशा में लगाना है कि माइनस दिशा में लगाना है। तो दोस्तों देखिए यदि आपको इसको धनात्मक दिशा में लगाना है, यदि आपको ऋणात्मक दिशा में लगाना है, तो ये इसको आप किस तरह से समझेंगे। इसको समझने के लिए दोस्तों एक होता है हमारा विपरीत सदिश, विपरीत सदिश। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि जो कक्षा 11 में आपने जो सदिश विश्लेषण का चैप्टर है, यदि आपने उसको नहीं समझा होगा तो आपको बहुत परेशानी हो रही होगी। फिर भी दोस्तों हम आपको पूरी अच्छी तरह से समझ जाने का प्रयास करेंगे, ठीक, और आपको समझा कर ही रहेंगे। आपको जो हमने इसके पहले वाला कूलाम का सदिश रूप है दोस्तों, इसलिए हमारे जो मेरा वीडियो है दोस्तों, इसलिए बहुत लंबा हो जाता है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मैं इस तरह से समझाने की कोशिश करता हूं जिससे जो कमजोर से कमजोर बच्चे हैं दोस्तों, हमारे दोस्त हैं हमारे, उनको भी अच्छी तरह से समझ में आ जाए, ठीक है दोस्तों। इसलिए दोस्तों मेरी वीडियो जो होती है लंबी होती है, क्योंकि दोस्तों मैं एकदम बेसिक से लेकर के एकदम ऊपर तक समझाता हूँ, ठीक है दोस्तों। इसलिए दोस्तों हमारी वीडियो कुछ लंबी हो जाती है दोस्तों, ठीक। फिर भी दोस्तों हम प्रयास करते हैं वीडियो हमारी छोटी हो। तो दोस्तों यदि हमने 4 न्यूटन I कैप लिख दिया दोस्तों, तो इसका मतलब है दोस्तों आप 4 न्यूटन का बल लगाइए, क्योंकि जो न्यूटन होता है बल का मात्रक होता है। आपको 4 न्यूटन का बल लगाना है, लेकिन किस दिशा में लगाना है, x अक्ष की दिशा में।
ठीक, एक्स अक्ष की दिशा में। और दोस्तों जो विस्थापन सदिश होता है दोस्तों, विस्थापन सदिश भी दोस्तों उसका परिमाण समान होता है। ठीक, मतलब 4 न्यूटन है तो 4 विस्थापन सदिश नहीं दोस्तों, विपरीत सदिश जो हमने अभी आपको बताया। विपरीत सदिश का मतलब दोस्तों उसका परिमाण समान रहेगा, केवल उसकी दिशा बदल जाएगी। मतलब यदि इस प्रकार से, यदि इसमें इसको दोस्तों देखिए, आप इस प्रकार से लिखते हैं, जैसे मान लीजिए कोई सदिश ए है। ठीक, यदि आप इसका विपरीत सदिश निकाल रहे हैं तो आप लिखेंगे -a। -a दोस्तों ये बताता है कि जो इसकी दिशा है दोस्तों इसकी विपरीत है। इसलिए दोस्तों यदि आप, जैसे हमने यहाँ पर लिखा 4 न्यूटन आई कैप लिखा है, मान लीजिए 4 न्यूटन आई कैप या 4 न्यूटन जे कैप, आप जो भी लिखिए। ठीक, यदि आई कैप लिखेंगे तो इसका मतलब एक्स अक्ष की दिशा में। ठीक, जे कैप लिखेंगे तो इसका मतलब वाई अक्ष की दिशा में। और के कैप लिखेंगे, मतलब 4 न्यूटन के कैप लिखेंगे तो इसका मतलब जेड अक्ष की दिशा में। तो दोस्तों यदि हम इसके पहले माइनस लगा देंगे, -4 न्यूटन जे कैप, इसका मतलब दोस्तों आप यहाँ पर -j कैप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जो माइनस होता है ये दर्शाता है विपरीत सदिश, मतलब ये एक्स अक्ष की धन दिशा में। यदि आप कुछ नहीं है दोस्तों, यदि ये प्लस है, ऐसे जैसे यदि 4 न्यूटन जे कैप लिखा है तो इसका मतलब आपको 4 न्यूटन का बल जेड अक्ष की दिशा में लगाना है। ठीक, कहाँ लगाना है? धनात्मक दिशा में लगाना है। लेकिन यदि माइनस आपको लिख दिया जाएगा, माइनस यहाँ पर -j कैप लिख दिया जाएगा दोस्तों, तब इसका मतलब कि दोस्तों आपको ऋणात्मक दिशा में लगाना है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से दोस्तों इसी सभी को दोस्तों हमने इसके पहले वाली वीडियो में अच्छी तरह से समझाया है दोस्तों, जो हमने अभी आपको बता रहे हैं कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप। इसलिए दोस्तों मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप उस वीडियो को अच्छी तरह से देख लीजिए। तो देखिए दोस्तों, अब हम एकांक सदिश देखिए दोस्तों, एकांक सदिश केवल हमें दिशा, यही सब दोस्तों एकांक सदिश है। ठीक, इसी प्रकार से दोस्तों मान लीजिए कोई आपसे पूछता है, ठीक, आपसे यदि कोई पूछता है भैया हमें यहाँ जाने का रास्ता बता दीजिए। ठीक, आप बता रहे हैं कि आप यहाँ से 4 किलोमीटर पूरब दिशा में चले जाइए, मतलब 4 किलोमीटर पूरब दिशा में। अब देखिए दोस्तों, क्योंकि आप जो जानते हैं जो दिशाएं होती हैं, इसको दोस्तों हम इसकी दिशा को जो हम वैज्ञानिक विधि से जो मानते हैं, इसको हम पूरब मानते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको हम पश्चिम मानते हैं। ठीक, इसको हम उत्तर मानते हैं और इसको हम दक्षिण मानते हैं। ठीक, ये दोस्तों जो पूरब है इसको आप क्या कह सकते हैं? एक्स अक्ष की धन दिशा कह सकते हैं, और इसको आप एक्स अक्ष की माइनस दिशा कह सकते हैं। इसको आप वाई अक्ष की प्लस दिशा कह सकते हैं, इसको आप वाई अक्ष की माइनस दिशा कह सकते हैं। मतलब यदि आपने उसको बताया कि आप 4 किलोमीटर पूरब दिशा में जाइए, ठीक, 4 किलोमीटर आप पूरब दिशा में जाइए, तो आप उसको इस तरह से भी समझा सकते हैं। यदि वो भौतिकी को जानता है, मतलब फिजिक्स उसको आती है, तो आप इसको फिजिक्स के रूप में भी समझा सकते हैं। मतलब आप कहेंगे कि आप इसी प्रकार से कह देंगे 4 किलोमीटर आई कैप। ठीक, आई कैप, इससे यदि वो समझने वाला होगा तो समझ जाएगा कि 4 किलोमीटर हमें आई कैप दिशा में जाना है, मतलब 4 किलोमीटर हमें पूरब दिशा में जाना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसी प्रकार से आप जितनी भी सदिश राशियां हैं उनका प्रयोग इसी प्रकार से कर सकते हैं। एकांक सदिश दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है, इसलिए इस प्रकार से दोस्तों, इसलिए दोस्तों छोटी सोच से छोटी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि कब किसका प्रयोग लग जाए कोई पता नहीं होता दोस्तों। ठीक, इसलिए दोस्तों मैं आपको पूरा बेसिक से लेकर पढ़ाने का कोशिश करता हूँ दोस्तों। फिर भी हमसे भी कुछ त्रुटियाँ हो सकती हैं, उसको आप दोस्तों कमेंट जरूर करिए दोस्तों, हम उसको सुधारने का प्रयास करेंगे दोस्तों, क्योंकि अभी हम भी मनुष्य ही हैं, गलतियाँ सभी से होते हुए। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों तो हम इसको फिर से लिख देते हैं। अब जान गए दोस्तों आप लोग एकांक सदिश क्या होता है, आपको एक प्रकार का अनुभव हो गया कि एकांक सदिश बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, अब इस प्रकार से दोस्तों, जैसे कि हमने अभी आपको यहाँ पर अभी लिखा था F6 पर लगने वाला बल V1 के द्वारा। ठीक है दोस्तों, इसको आप सदिश रूप में लिख रहे हैं, इसका मतलब इसके ऊपर आप तीर का निशान लगाएंगे, आप लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन0। ठीक, यहाँ पर आप लिखेंगे Q1 Q6 है, देखिए जो Q2 है वो Q2 का मान Q6 है बटे R²। तो आप R भी देखिए, क्योंकि आप इसका सदिश रूप निकाल रहे हैं, इसलिए आपको इसका जो स्थित सदिश है दोस्तों, इसके बीच की दूरी को आपको स्थित सदिश के रूप में लिखना पड़ेगा। इसलिए आप लिखेंगे R61 ठीक का होल स्क्वायर। R61 का स्क्वायर आप लिखिए केवल, ये समझ जाएंगे आप लोग। ठीक, R61 का मतलब जो इसकी स्थित सदिश R मतलब Q6 के सापेक्ष Q1 का। तो दोस्तों अब आप समझ गए एकांक सदिश क्या होता है। दोस्तों हमने आपको पूरा समझा दिया था दोस्तों, लेकिन कुछ गलती होने के कारण दोस्तों कैमरा जो था दोस्तों बंद हो गया था, इसलिए दोस्तों हमने फिर से बनाना पड़ रहा है। और ये जो चित्र था दोस्तों हमने फिर से बनाया है। आप जैसा हमने अभी तक आपको आगे तक समझाया है दोस्तों, वो चित्र आप कृपया किताब में कापी में बना लीजिए अपने। अब दोस्तों हम बात करते हैं, जैसे कि जब F61 मतलब Q5 द्वारा Q6 पर लगने वाले बल को पहले निकालें, मतलब सभी को एक एक करके हम बल को निकालते हैं दोस्तों। ये सब हमने आपको बता दिया था, लेकिन वीडियो कैमरा पता नहीं कैसे बंद हो गया था दोस्तों। आइए हम बात करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम निकालेंगे F65 को। ठीक, F65 को नहीं, पहले हम F61 निकाल लेते हैं। ठीक, F61
ठीक, मतलब दोस्तों F61 का मतलब ये है कि F6 पर, ठीक, मतलब Q6 पर लगने वाला बल किसके द्वारा, Q1 के द्वारा, मतलब Q1 के द्वारा Q6 पर कितना बल लग रहा है ये F61 के द्वारा बताया जाता है। ठीक, अब इसको आप लिखेंगे, क्योंकि दोस्तों आप जान गए हैं एकांक सदिश क्या होता है, ठीक, एकांक लंबकोणीय सदिश क्या होता है, ये सब आप जान ही गए हैं, तो आपको अब समझ में आसानी हो जाएगी। ठीक, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, यहाँ पर आप लिखेंगे Q1 और Q6 है ना, तो इसलिए आप Q6 लिखेंगे, और जब इसका सदिश रूप में आप लिखेंगे तो R, जब आप इसके बीच की दूरी लिख रहे हैं दोस्तों, तब आप उसको भी उसके स्थित सदिश के रूप में लिखेंगे। ठीक, इस प्रकार से दोस्तों हो जाएगा R61, इसका स्क्वायर करेंगे आप, R6 का होल स्क्वायर, मतलब R6 का स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको उसकी दिशा को भी बताना होगा, इसलिए आप लिखेंगे R61 कैप ना, ये पहला हो गया। इसी प्रकार से दोस्तों F62 मतलब Q2 द्वारा Q6 पर लगने वाले बल को आप निकालिए, तो जब आप इसको निकालेंगे तो इसमें भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सभी में होता है। ठीक, हो जाएगा यहाँ पर Q2 Q6 बटे R62 स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा R62 कैप ना। इसी प्रकार से दोस्तों F63 निकाल लीजिए, हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 Q6 बटे R63 स्क्वायर R63 कैप। दोस्तों आपको समझ में तो आ ही रहा होगा, ठीक, क्योंकि हमने आपको सभी चीज़ें पहले ही बता चुका हूँ, केवल अब आपको उसको लागू करना है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से अब F63 हो गया। इसी प्रकार से आप F64 मतलब Q4 द्वारा Q6 पर लगने वाला बल, इसको भी निकाल लीजिए अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, Q4 और Q6 बटे R64 स्क्वायर और R64 कैप हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से आप निकाल लीजिए F65 का। ठीक, दोस्तों हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q5 Q6 बटे R65 स्क्वायर हो जाएगा R65 कैप। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से देखिए दोस्तों, हमने सभी बलों को सदिश रूप में निकाल लिया। ठीक, अब कुछ नहीं करना दोस्तों, केवल आपको इसको जोड़ देना है, क्योंकि हमने पहले से ही इसको सदिश रूप में निकाला है, और आप जानते हैं कि इसको हमें सदिश रूप में जोड़ा जाता है, क्योंकि दोस्तों हमने सदिश रूप में पहले से ही निकाल दिया है, इसलिए अब केवल हम इसको जोड़ ही देंगे तो अभी काम हमारा हो जाएगा। ठीक, अब इसको आप केवल जोड़ना है। ठीक है दोस्तों, इसको आप जोड़ तो सकते ही हैं। ठीक, जोड़ना बहुत ही आसान है दोस्तों, मैं जोड़ करके आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए दोस्तों, सभी में जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब मान लीजिए दोस्तों, जो Q6 पर लगने वाला परिणामी बल है, ये तो दोस्तों सभी आवेशों के द्वारा लगने वाला बल है क्रमशः। देखिए, ये Q1 द्वारा Q6 पर लगने वाला बल है, ये Q2 द्वारा Q6 पर लगने वाला बल है, ये Q3 द्वारा Q6 पर लगने वाला बल है, ये Q4 द्वारा Q6 पर लगने वाला बल है, और ये Q5 द्वारा Q6 पर लगने वाला बल है। लेकिन दोस्तों सभी आवेशों को मिला करके Q6 पर जो लगने वाला बल होगा वो इन सभी का परिणामी होगा, मतलब इन सभी को यदि आप जोड़ देंगे तो वो जो होगा वो Q6 पर सभी आवेशों के द्वारा लगने वाला बल हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से आप लिखेंगे यहाँ पर, देखिए, और देख रहे हैं आप सभी में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समान है ना। इस प्रकार से आप लिखेंगे, मान लीजिए जो संपूर्ण लिखिए, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, Q6 पर लगने वाला नेट बल या परिणामी बल, आप जो भी लिखें, ठीक, मान लीजिए F है। ठीक, F है, तो F बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, सभी में आप देख रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है ना, कॉमन ले लीजिए। उसके बाद क्या लिखेंगे, पहले तो आप लिखेंगे Q1 Q6 ना बटे R61 स्क्वायर R61 ना। इस प्रकार से दोस्तों प्लस सभी को आप जोड़ लीजिए, Q1 Q6 बटे R6, यहाँ पर 2 होगा दोस्तों, क्योंकि अब दूसरा है ना, ये दूसरा वाला जोड़ रहे हैं हम, R62 स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर R62 कैप हो जाएगा, प्लस Q3 Q6 बटे R63 स्क्वायर R63 कैप प्लस। इसी प्रकार से आप सभी को जोड़ लेंगे दोस्तों। ये दोस्तों मैं नीचे वाला मिटा दे रहा हूँ दोस्तों। ठीक, नीचे वाला मिटा दे रहा हूँ दोस्तों समझाने के लिए। आपको तो ये समझ में आ ही गया हो। आप तुरंत दोस्तों यदि नहीं समझ में आया हो तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके पीछे से फिर से देख लीजिए दोस्तों, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। इसको दोस्तों मैं मिटा रहा हूँ, आप इसको जहाँ पर आपको ज़रूरत पड़े आप दोस्तों स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए करिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों ये हो गया। अब Q4 ना, ये वाला लिखेंगे हम, Q4 वाला दोस्तों जो है हमने मिटा दिया, उसको लिख रहे हैं Q4 Q6 बटे R64 स्क्वायर R64 कैप। ये सब तो आप समझ रहे हैं ना कि ये R64 क्यों लिखा जा रहा है। R64 है क्या, ये दोस्तों स्थिति सदिश है। R64 यहाँ पर दोस्तों देखिए R64, ये जो दोस्तों इसके बीच की दूरी आप मान सकते हैं, एक रूप से दूरी मान सकते हैं क्या, वही दोस्तों। इसी प्रकार से आप लिखेंगे Q5 Q6 बटे R65 स्क्वायर R65 कैप।
ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से देखिए दोस्तों, ये जो हमारा बल निकल गया, आप नेट बल को इस सूत्र के द्वारा निकाल सकते हैं दोस्तों। यही दोस्तों जो होता है बहुल आवेशों के बीच सूत्र निकालने की विधि है। अब देखिए दोस्तों, ये तो मान लीजिए 5 ही आवेश थे, ठीक। यदि दोस्तों n आवेश होते हैं, ठीक, ये दोस्तों मैं मिटा दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, यदि n आवेश होते हैं, तो आवेश होते हैं तो भी दोस्तों सभी आवेशों के द्वारा इसी प्रकार से बल लगता है ना। पहले Q1 द्वारा लगता, Q2 द्वारा, Q3 ऐसे ऐसे दोस्तों, Qn द्वारा, सभी के द्वारा ऐसे ही लगता और अध्यारोपण का सिद्धांत तब भी लागू होता। ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों आप इसी प्रकार से लिखेंगे। केवल दोस्तों यहाँ पर यदि n आ जाएगा दोस्तों, यदि n आवेश होता, हम यहाँ पर लिख देते हैं, यदि ये लिखा सही था दोस्तों, यदि n आवेश, ठीक, यदि n आवेश होंगे तो देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, तो हमारे F जो आप ये नेट बल निकालेंगे तो भी हमारा सूत्र क्या होगा, यही होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, ब्रैकेट में आप लिखेंगे, यहाँ पर आप उसी प्रकार से लिखेंगे Q1 Q6 बटे R61 स्क्वायर R61 कैप प्लस Q2 Q6 बटे R62 स्क्वायर R62 कैप ना, प्लस दोस्तों डॉट 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 करके इसी प्रकार से आप जो आखिरी आवेश है दोस्तों सभी को आप जोड़ लेंगे, हो जाएगा Qn Q6 मतलब Qn द्वारा Q6 पर लगने वाला बल बटे R6n स्क्वायर R6n, ठीक, कैप हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों आप इस प्रकार से आप कितना भी आवेश हो दोस्तों, उसमें किसी एक आवेश पर कितना बल लग रहा है सभी आवेशों के द्वारा, इस सूत्र के द्वारा दोस्तों आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक, और दोस्तों ये सब तो आप निकालेंगे ही, लेकिन दोस्तों इसके साथ साथ दोस्तों आपको एक चीज़ की जानकारी और भी होनी चाहिए, वो भी हम आपको बता दे रहे हैं, तो भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। अब देखिए दोस्तों, इसको तो मैं आपको मिटा दे रहा हूँ, ठीक, मिटा दे रहा हूँ दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया। ठीक है दोस्तों, हो सकता है दोस्तों पहली बार में आपको ना समझ में आया हो, आप इस वीडियो को फिर से एक बार रिव्यू कर लीजिए, मतलब फिर से आप इसको देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, वैसे दोस्तों मैंने पूरा जी जान लगा दिया है आपको समझाने के लिए, ठीक, पूरा बेसिक से लेकर के आपको समझाया है। मान लीजिए यदि आप 11 में नहीं भी पढ़े होंगे दोस्तों, फिर भी आपको कुछ समझ में आ ही हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों इसी को आप देख लीजिए, देखिए ये भी F61 है, F61, इसको दोस्तों जो आप कक्षा 11 में पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे उसको मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उसको पढ़ लीजिए। मैं मानकर चल रहा हूँ कि आप जो डिस्क्रिप्शन में वीडियो दिया है मैंने, उसको आपने पढ़ा है। उसका दोस्तों प्लेलिस्ट मैंने एक बनाई है, उस प्लेलिस्ट का नाम है दोस्तों सदिशों का, ठीक, सदिश विश्लेषण। उस प्लेलिस्ट को आप पूरा एक वीडियो से लेकर शुरू से एक से लेकर के अंतिम तक आप जरूर देखिए। ठीक है दोस्तों, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा दोस्तों। और यदि आपको आता है तो कोई बात ही नहीं है, आप ऐसे समझ सकते हैं। अब देखिए सभी को दोस्तों जो बल लगने वाला है, सभी के बलों को दोस्तों हम यहाँ पर लिख ले हैं। देखिए ये कोई बिंदु है, ये F61 है ना, F61 है, और ये जो इसी में देखिए F62 है ना, F62 है, और ये देखिए इधर जाने वाला F63 है, F63 है ना दोस्तों। और देखिए एक नीचे F4, इससे F64 आ रहा है ना। ठीक है दोस्तों, F64, और ये जो है F65 हमारा है ना, F65 है। ठीक है दोस्तों, इन सभी आवेशों को आप, ठीक, इन सभी आवेशों को आप किस तरह से निकाल सकते हैं, बहुभुज विधि द्वारा। सदिशों का बहुभुज योग भी एक होता है दोस्तों, उसको भी मैंने बताया अच्छी तरह से, यदि आपने देखा होगा तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। उसके में दोस्तों आप सभी को बनाते चले जाइए। जो त्रिभुज बने दोस्तों, आप इन सभी त्रिभुजों को, जो इनके नियम होते हैं, उन्हीं नियमों के अनुसार आप सभी को लिखते जाइए, और जिस प्रकार से जो त्रिभुज बने हमारे, उसको उसके बाद त्रिभुज के रूप में, मतलब जो सदिशों का त्रिभुज नियम होता है, उस नियम के द्वारा फिर हम उसका योग निकाल लेते हैं, जिससे हमें आसानी हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम उसी प्रकार से लिखते चलते हैं। ठीक, नियम दोस्तों क्या होता है कि मतलब यदि आप इसको सदिश का त्रिभुज नियम यदि आप निकाल रहे हैं, ठीक, तो जो इसके जो एक देखिए, तो आप इसी तरह से लिखेंगे, या तो उनके दोनों की जो उसका दोनों सिराएं हैं, या तो उनके दोनों सिराओं को आप एक में जोड़ेंगे, या उनके दो जो बारागर हैं दोस्तों उनको जोड़ेंगे। मतलब मान लीजिए जो दोनों तीर है दोस्तों, इस प्रकार से आप जोड़ेंगे इसको, तो जो इसमें लगेगा ये त्रिभुज नियम लगेगा। यदि दोस्तों आपने एक इसका मतलब एक इसका बारागर जोड़ दिया और दूसरा इसका पुच्छ जोड़ दिया, तब इसमें दोस्तों ये चतुर्भुज नियम लागू होगा। तो दोस्तों क्योंकि हमें क्या निकालना है, ठीक, हमें निकालना है इसका त्रिभुज नियम के द्वारा निकालेंगे। आप किसी भी नियम के द्वारा जिस नियम से आप कंफर्टेबल हों, आप उस नियम के द्वारा निकालिए। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पर त्रिभुज नियम से ही समझा दे रहा हूँ आपको,
देखिए सबसे पहले आप यह फ़ोन ले लीजिए, ठीक दोस्तों। हम भी चतुर्भुज नियम से ही समझा दे रहे हैं आपको, ठीक है। चलिए सब चतुर्भुज नियम द्वारा हम आपको यहाँ पर समझाने वाले हैं। देखिए F4 हो गया, ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, F4 हो गया ना, F61 हो गया, F61 ना। अब देखिए दोस्तों F62 को आप इसी के ऊपर लिख दीजिए ऐसे, ठीक, F62 ना। और F63 को आप इस पर लिख दीजिए, इस पर रख दीजिए। आप देखिए इसकी दिशा कुछ इस तरह से F63। अब देखिए F64 जो है कुछ हमारा इस तरह से है, इस तरह से ना, F64। फिर देखिए तो ये जो हमारा F65 है दोस्तों, वो कुछ हमारा इस तरह से नीचे की तरफ आया है, इस तरह से देखिए F65 आया है। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से जो बन गया दोस्तों हमारा, इसी को आप क्या बना लीजिए, त्रिभुज के रूप में अब आप बना लीजिए। देखिए इस तरह से आप इसको इस तरह से त्रिभुज के रूप में बना लीजिए। अब देखिए इसमें आप त्रिभुज का नियम लगा सकते हैं ना, या नहीं भी लगा सकते हैं, आप इसमें चतुर्भुज का नियम में लगाइए। आपको जैसी मर्जी हो आप उस प्रकार से नियम लगा सकते हैं दोस्तों। ये जो है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप जब सवालों को लगाएंगे तो आपको ये बहुत हेल्प करेगा दोस्तों। और ये दोस्तों आप अच्छी तरह से समझ कर ही आइएगा अगली वीडियो में। अगली वीडियो में दोस्तों हम इस पर कुछ सवालों के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आएंगे दोस्तों। आपको जो मैंने सारी बातें बताने की कोशिश की वो सभी आप लोग अच्छी तरह से समझ गए हैं, यही दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ। फिर भी दोस्तों यदि आपको कोई टॉपिक समझ में ना आया हो तो आप बेहिचक कमेंट जरूर करिए दोस्तों, या हमारे ईमेल एड्रेस पर आप मेल भी कर सकते हैं, या आप हमसे मोबाइल नंबर पर बात भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आप कुछ भी, लेकिन आप अपने डाउट को दूर करने की पूरी कोशिश करिए, ठीक है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों यदि डाउट रहता है तो पढ़ने में उतना मज़ा नहीं आता है, ठीक है दोस्तों। ठीक, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी होगी, ठीक। और आप ये हमें ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसी है, आपको कैसी लगी। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और दोस्तों यदि आप हमारे इसी प्रकार की वीडियो को देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और बगल में दोस्तों जो घंटी का निशान आता है दोस्तों, उस पर उसको आल पर सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे दोस्तों मैं जितने भी वीडियो बनाऊँ आपको उन सभी वीडियो की नोटिफिकेशन शीघ्र ही मिल जाए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, मतलब जिसमें हम सवाल लगाएंगे इसके साथ, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों जितना हमने आपको बताया वो सब आप पढ़ लीजिएगा, ठीक। थोड़ा थोड़ा ही पढ़िए, लेकिन दोस्तों आप प्रतिदिन पढ़िए, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, ठीक। बाय बाय दोस्तों, फिर से मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।